नेपाल और यूएई के बीच में सेमीफाइनल होने वाला है, लेकिन नेपाल के पास ना कुछ कुछ ऐसे हथियार है, मतलब नेपाल के पास ऐसे खिलाड़ी है जो यूएई की ना, यहाँ पे सच्ची कह रहा हूँ, फाड़ के रख सकती है। मतलब यूएई वाले उस खिलाड़ियों से डरते हैं, लिटरली कह रहा हूँ डरते हैं। मैं कुछ कुछ ऐसे खिलाड़ियों का नाम बताऊंगा आपको और उस खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस भी बताऊंगा बड़े स्टेज पे जिसने यूएई के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। ठीक है, वीडियो का एंड तक देखना, बीच में कट मत करना, अगर कट कर दोगे तो भाई फिर वही बात है, कल कंफ्यूजन में रहोगे कि भाई कौन से खिलाड़ी जो है यूएई के अगेंस्ट चलेगा। अब देखो यहाँ पे आप सबको पता है कि पिछले साल 2023 में एसीसी प्रीमियर कप का फाइनल हुआ था यूएई नेपाल के बीच में। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं तो यूएई की टीम ना उस टाइम पे स्ट्रगल करी थी। हाँ, उस टाइम पे जो है स्ट्रगल करी थी, और कौन से खिलाड़ियों के अगेंस्ट स्ट्रगल करी थी तो मैं आपको बताऊं तो 3-4 खिलाड़ी है जिसके सामने यूएई ने स्ट्रगल करा था, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो। अब उसमें से एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने बॉलिंग में भी यहाँ पे रगड़ा है यूएई को और बैटिंग में भी रगड़ा है, समझ रहे हो। तो पहले यहाँ पे बात करते हैं गुलशन झा से। अब देखो यूएई वालों ना गुलशन झा के नाम से बहुत ज्यादा डरते हैं। अब अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, अगर आप सोचो यूएई अगर भूत है तो गुलशन झा ना उसको ठीक करने वाला धामी है, ओझा है, समझ रहे हो, भूत भगाने वाला आप कह सकते हो, पंडित है, तो वो है। आप यूएई के सामने गुलशन झा का नाम ले लो, यहाँ पे गुलशन झा से यूएई वाले डरते हैं। और उसका रीजन ये है कि पिछले साल जो है यूएई के अगेंस्ट गुलशन झा ने ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी फाइनल में, बहुत ही भयंकर बैटिंग जो है वो यहाँ पे करा गया था गुलशन झा की तरफ से, और बॉलिंग भी जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव करी गई थी। मतलब यूएई वाले जो है गुलशन झा के स्पेल को खेल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल जो है यूएई वालों को करना पड़ा था उस टाइम पे, समझ रहे हो। तो वो आप कह सकते हो कि गुलशन झा जो है वो यहाँ पे इफेक्टिव है यूएई के अगेंस्ट। और अगर मैं बात करूँ तो 67 रन की पारी जो है उसने खेला था, शायद 67 है, मुझे देख लेने दो। हाँ, 67 रन की पारी जो है वो लास्ट ईयर उसने खेला था। मैं थोड़ा कंफ्यूज था 57-67 के बीच में, लेकिन हाफ सेंचुरी बनाया था। तो 67 रन की पारी ना लास्ट ईयर खेला था गुलशन झा ने, और मैच विनिंग नॉक जो है वो निकाला था। तो ये आप कह सकते हो गुलशन झा से बॉलिंग में भी डरते हैं, बैटिंग में भी डरते हैं। तो यूएई वाले अगर आते हैं ना तो ये गुलशन झा को लेके आके एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, गुलशन झा को कैसे आउट करना है। लेकिन लास्ट वाले मैच में अगर आपने देखा होगा, ये लास्ट मैच है सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट जो कल में खत्म हुआ था, उस मैचेस में भी गुलशन झा ने परफॉर्म किया था। तो आप कह सकते हो गुलशन झा जो है ना वो परफॉर्मर है, वो बड़े स्टेज का परफॉर्मर है। ठीक है, आप भले ही उसको ट्राई सीरीज में देखो कभी मैचेस हार जाते हुए नहीं रन बनाते, लेकिन बड़े स्टेज पर अगर आप देखो कभी फाइनल को लेके या फिर सेमीफाइनल को लेके तो वो रन बनाता है। भले ही टीम कभी हार जाती है फाइनल, जिसमें गुलशन झा का रोल रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, एक दो मैचेस का काउंट मत करो, मेजोरिटी ऑफ मैचेस काउंट करो। दूसरा खिलाड़ी अगर कोई है यहाँ पे तो ललित राजवंशी। पिछले साल ललित राजवंशी ने 3 या 4 विकेट शायद लिए थे यूएई वालों को, जिसके वजह से यूएई की जो टीम है ना वो बहुत कम स्कोर पे ऑल आउट हो गई थी। ओडीआई की मैं बात करूँ, पिछले साल तो ओडीआई का फॉर्मेट हुआ था ना। तो भाई देखो, ललित राजवंशी है, ठीक है, गुलशन झा है, एक सोमपाल कामी हो गए, और कहीं ना कहीं आप एक हद तक करण केसी को रख सकते हो। अब देखो करण केसी को ना अंडर एस्टिमेट मत करो, जितने भी नेपाली क्रिकेट फैंस है मैं आप सबसे कहता हूँ, करण केसी को अंडर एस्टिमेट करना मतलब आप यहाँ पे अपने आप को रिस्की पोजीशन में डाल रहे हो। ये यूएई वाले को मैं कह रहा हूँ कि भाई करण केसी ना कब कैसे विकेट निकाल लेता है पता नहीं चलता। कभी कभी उसको विकेट नहीं मिलता, कभी कभी विकेटलेस रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा रन भी पिटवा देता है, लेकिन जब विकेट निकालना स्टार्ट करता है ना भाई करण केसी, तो अच्छा खासा विकेट निकाल लेता। अब मेरा एक ही एडवाइस रहेगा नेपाल क्रिकेट टीम को यहाँ पे ये कि भैया अगर आप कल पहले बैटिंग करते हो, समझ रहे हो, मैंने 3 खिलाड़ियों का नाम लिया, और यहाँ पे वो 3-4 खिलाड़ी जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। दीपेंद्र सिंह एरी आप सबको पता है वो कितने इफेक्टिव है बॉलिंग में, बहुत अच्छा बॉलिंग कर लेता है। इस साल तो अविनाश बोरा जो है वो भी फॉर्म में चल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे दिक्कत अगर रहेगी कल नेपाल को तो वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन को लेके है, कि अगर यूए की टॉप ऑर्डर बैट्समैन को 2-3 ओवर के अंदर यहाँ पे आउट कर दिया जाता है तो आप समझ लो गेम जो है नेपाल के हाथों में होगा। और अगर यहाँ पे सेकेंड बैटिंग आती है नेपाल की, टारगेट चेस करना होता है, तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन के नेपाल के कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख अगर टॉप और ऑर्डर में आते हैं और ओपनिंग करते हैं तो इन दोनों को कल इफेक्टिव रन बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 4 रन 5 रन बना के आउट हो गए, नहीं। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, और मैंने देखा है कि कुशल भुर्तेल और आसिफ शेख जो है ना वो चोक करते हैं, फाइनल्स में चोक करते हैं दोनों। तो कल बड़ा स्टेज है, सेमीफाइनल का मैच है, और आपको जो है यहाँ पे दोनों ऑर्डर टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, ओपनर बैट्समैन की, आपको रन बनाना है, जैसे भी बनाओ आपको बनाना है, समझ रहे हो। ये सारी स्ट्रेटेजी जो है ना ये प्लेयर वगैरह भी कर लिए होंगे, और मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इफेक्टिव खिलाड़ी है जो यहाँ पे कल के मैचेस में सेमीफाइनल में यूएई को जो है ना हरा सकते हैं। ललित राजवंशी, गुलशन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, अविनाश बोरा, दीपेंद्र सिंह एरी, समझ रहे हो। ये सारे खिलाड़ी कुछ कुछ ऐसे नाम है जो यूएई के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करे हैं पास्ट में। तो
कुशल भुरतेल भी है, लेकिन कुशल भुरतेल को कल रन मारना पड़ेगा, और कुशल भुरतेल वैसे भी जो है अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि कौन से वाले मैच में भाई, यहाँ पे हांगकांग वाले मैच में तो उसने रग रहा था हांगकांग की टीम को, समझ रहे हो, तो वो एक अलग बात है। बाकी देखो दोस्तों, इसको लेकर अगर आप लोगों को कुछ कहना तो नीचे कमेंट करना, आप लोग के हिसाब से कौन से खिलाड़ी जो है वो इफेक्टिव है, और आप भी डाल सकते हो। मेरे हिसाब से तो इतना था, अगर कोई एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे डाल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, लिख देना। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर